नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की क्लास में हमने 1935 का अधिनियम किया था। आज हम 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन करेंगे। बच्चों, 1935 का जो अधिनियम हमें मिला था उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार किया गया था। लेकिन फिर भी इसकी बहुत अधिक आलोचना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में रखी और भारतीयों को मात्र एक परीक्षण किया गया कि वे वास्तव में क्या शासन कर सकते हैं कि नहीं। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि यह अधिनियम इस तरह का था जैसे एक हाथ पांव बंधे हुए व्यक्ति को नदी में फेंक दिया, फिर उसको कहा कि अब तैरो। तो इस अधिनियम की आलोचना इसलिए कहा जाता है कि यह दासता का घोषणा पत्र था। स्वयं जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इसने प्रस्तावित भारतीय संघ की रूपरेखा ऐसे निर्मित की जैसे किसी भी प्रकार का वास्तविक विकास असंभव हो जाए। बच्चों, इससे जो प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी और केंद्र में जो आंशिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई थी वो थी तो ठीक, लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने गवर्नर जनरल और गवर्नरों की स्वेच्छाचारी शक्ति में कोई भी कमी नहीं की। इसने औपनिवेशिक स्वराज्य देने की घोषणा भी नहीं की, तो इससे जो उदार भारतीय थे वो इसका समर्थन नहीं कर पाए। यहाँ तक कि भारतीयों ने ही नहीं वरन जो अंग्रेज थे, जो निष्पक्ष थे, उन्होंने भी इस अधिनियम की आलोचना की। स्वयं मिस्टर एटली ने कहा कि इस प्रस्ताव का मुख्य तथ्य है अविश्वास। तो हम देखते हैं बेटा कि क्यों इस अधिनियम की इतनी अधिक आलोचना की गई। तो सबसे पहले जो आलोचना का बिंदु है बेटा वो है दोषपूर्ण संघ। देखो, अधिनियम के द्वारा बेटा जो संघ बनाया गया था वो संघात्मक व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताओं को लेके था, जैसे शक्तियों का विभाजन था, लिखित और कठोर संविधान भी था इसमें। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बहुत गंभीर दोष थे, जैसे कि संघ में आकार, जनसंख्या, महत्व और राजनीतिक लक्ष्यों की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों को एक करने का प्रयास किया गया था। ठीक है। दूसरा, इसमें बेटा भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया गया था और न ही इसमें आत्मनिर्णय, सामान्य नागरिकता या संघीय हस्तक्षेप में समानता का प्रबंध भी था, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा है बेटा प्रांतीय स्वशासन एक भ्रम। अब इस अधिनियम में मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रांतीय शासन की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया गया था, यद्यपि काफ़ी सुधार भी किया गया था। प्रांतीय स्वायत्त शासन की स्थापना भी की गई थी, व्यवस्थापिका के सदस्य भी निर्वाचित होते थे, मताधिकार का भी विस्तार किया गया था, लेकिन ये केवल एक भ्रम मात्र था। क्योंकि बच्चों, प्रांतीय स्वशासन के जो दो आधारभूत तत्व बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता और प्रांतों में उत्तरदायी शासन विद्यमान ही नहीं थे। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के व्यापक विशेष उत्तरदायित्वों के कारण प्रांतीय स्वशासन एक मजाक मात्र बनकर रह गया। प्रांतीय शासन की वास्तविक धुरी मुख्यमंत्री नहीं वरन सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर होता था, इसलिए भी इसकी बहुत अधिक आलोचना की जाती है। तीसरा बच्चों, इसमें संरक्षण और आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई थी वो बहुत प्रतिक्रियावादी थी। ये प्रबंध भारत में उत्तरदायी शासन को असफल करने की अनोखी योजना थी। ये विदेशियों के हित में भारतीय अल्पमतों के भय का उपयोग करने के अनोखे उपाय थे और भारतीय सरकार की कार्यक्षमता पर बंधन थे। वास्तव में ये संरक्षण ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके साथियों के स्वार्थों की रक्षा करने के उपाय थे। इसके अतिरिक्त बच्चों, इसकी आलोचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया था। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली किसी भी दृष्टि से भारतीयों के लिए हितकर नहीं थी, सबने इसकी निंदा की, लेकिन फिर भी इसे कायम रखा गया और कायम रखने के साथ साथ बच्चों इसका विस्तार कर दिया गया, मतलब इसे और बढ़ा दिया गया। इसे आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों और भारतीय ईसाइयों और हरिजनों पर भी लागू किया गया और इस पद्धति के द्वारा हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की गई, जिससे भारतीय एकता का सारा वातावरण ही नष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त बच्चों, इसमें आत्मनिर्णय के अधिकार की कोई भी बात नहीं की गई।
यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगति की निर्णायक भी ब्रिटिश संसद ही थी। अधिनियम के द्वारा भारत ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में कोई कमी नहीं की गई थी। एटले ने तो यहाँ तक कहा, अधिनियम में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगली क्लास में वापस मिलेंगे।